Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली पिया प्राची। गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ इनकम, मेरा मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था और स्कोप ऑफ इनकम अपन उसमें डिस्कस करने वाले थे। तो आज देखते हैं कि अपन स्कोप ऑफ इनकम क्या होता है। मतलब गाइस इसका ये है कि जैसे मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। हो सकता है कि मैं बाहर चले जाऊं और मैं नॉन रेसिडेंट बन जाऊं, कुछ भी हो सकता है कभी भी, है ना गाइस। तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, तो गाइस इनकम बहुत हो जाती है। जैसे कि मेरी यहाँ पे इनकम हो गई, हो सकता है मेरे पास यहाँ पे घर हो तो मेरे को रेंट इनकम हो गई। हो सकता है मैं बाहर कुछ सैलरी कमा रही हूँ तो मेरी बाहर सैलरी इनकम हो गई, या कुछ अदर इनकम कहीं से हो गई। तो गाइस ऐसे बहुत सारी इनकम बहुत सारे लोगों की अलग अलग होती रहती है। तो गाइस कैसे पता चलेगा क्या कहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब देखने के लिए गाइस अपन को स्कोप ऑफ इनकम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि स्कोप ऑफ इनकम में कि कब कब ऐसी ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो कि इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये सब अपन देखेंगे। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहली इनकम हमारी है जो कि रिसीव्ड इन इंडिया हो रही है। मतलब अगर ऐसी कोई भी इनकम है जो आपको रिसीव हो रही है इंडिया में, तो हमेशा याद रखना वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। क्योंकि guys, आप यहाँ पे इनकम कमा रहे हो, यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपकी इनकम हुई ना, इंडियन इनकम हुई। तो उस सेंस से यहाँ पे टैक्सेबल होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो रिसीव्ड इन इंडिया अगर हो रही है तो एक्चुअल रिसिप्ट अगर कुछ भी होता है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होता है। फर्स्ट टाइम अगर आपको कुछ रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा, बट सब्सिक्वेंटली अगर रेमिट हो रहा है तो मैम रेमिशन क्या होता है? रेमिशन का मतलब होता है गाइस ठंडी रोटी। मैम ठंडी रोटी क्या बोल रहे हो? तो देखो गाइस, जैसे कि कोई भी इनकम अपन कमाते हैं ना, तो वो एक गरम गरम रोटी की तरह होती है, ताजी ताजी, कुरकुरी सी, टेस्टी सी, यम्मी सी। ठीक है, बट गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेते अपन मिस्टर एक्स है ये, ठीक है, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से फॉरेन शिफ्ट हो गए और वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बट उनके पेरेंट्स जो है वो यहीं पे है। और वो लोग को वो जो मिस्टर एक्स है वो क्या करते हैं, पैसे भिजवाते हैं फॉर घर खर्च चलाने के लिए। तो उनके जो पेरेंट्स को इनकम हो रही है वो रिसीव्ड इंडिया हो रही है, रिसीव्ड इन इंडिया हो रही है। बट गाइस क्या ये उनके पेरेंट्स कमा रहे हैं वो इनकम को? नो मैम, पेरेंट्स नहीं कमा रहे। पेरेंट्स के पास तो उनके बेटे ने भेजी है। तो गाइज आपको नहीं लगता मिस्टर एक्स जो यूएसए में काम कर रहे हैं वो यूएसए में टैक्स पे कर रहे होंगे? यस मैम, यूएसए का टैक्स पे करना पड़ेगा उनको। तो गाइज अगर वो यूएसए में टैक्स पे कर चुके हैं और वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे इनकम सेंड कर रहे हो, तो आप बताओ आपका दिल कह रहा है कि यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना। तो गाइस जब रेमिशन होता है, सब्सिक्वेंटली रेमिट होती कोई इनकम, मतलब कोई इनकम रिसीव होती है अपन को जो हमने अर्न नहीं किया है, और वो मतलब वो इनकम ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है एक जगह पे और हमको सिर्फ वो मिल रही है बिकॉज ऑफ अवर अपने एक्सपेंसेस को निकालने के लिए। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली रेमिशन के केस में हम लोग टैक्सेबल नहीं करते चाहे वो रिसीव्ड इन इंडिया हो। ठीक है गाइस, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अपन देख ली कि रिसीव्ड इन इंडिया पे कोई भी इनकम रिसीव होती है इंडिया में तो वो टैक्सेबल होती है, बट रेमिशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ताजी ताजी रोटी को खाते हैं और ऐसे पुरानी रोटी को नहीं। वैसे वो इनकम जो अपन अर्न कर चुके हैं, बहुत टाइम हो गया उसको भेज रहे घर, और फिर वो तो बेसिक नीड्स के लिए भेज रहे ना अपन, तो उस केस में टैक्सेबल नहीं करना चाहिए। और जबकि वो टैक्स्ड हो चुकी है ऑलरेडी वो इनकम। दैट्स व्हाई गाइस ये रेमिशन के पीछे का साइंस है। तो आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते अपन। आगे में गाइस अक्रू या अराइज इन इंडिया। अक्रू मतलब यहाँ पे ग्रो हुई वो इनकम या फिर यहाँ से अराइज हुई। ठीक है, तो गाइस अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी इनकम यहाँ पे अक्रू या अराइज हो रही है, तो उस केस में अगर वो ड्यू भी हो जाती है, मतलब अक्रू का मतलब होता है ड्यू होना, अराइज का मतलब ऐसा कोई कारण जिस वजह से इनकम हो रही हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही केस है तो उस केस में आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब मैम एग्जांपल दीजिए थोड़ा। गाइस आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस से आप इनकम राइज हो रही है, आपकी राइज हो रही है। तो इस केस में जबकि इनकम अराइज हो रही है वो इंडिया की बिजनेस से अराइज हो रही है, भले ही आप एनआर हो, बट यू हैव टू पे टैक्स हियर बिकॉज आप इंडिया में की जमीन पे बिजनेस कर रहे हो और इंडिया में वो टैक्स, वहाँ इंडिया के कस्टमर है, आपके पास इंडिया की जमीन है, इंडिया के कस्टमर है, तो इंडिया का टैक्स होगा। ठीक है,
फिर डीम टू बी अराइज एंड अक्रू इन इंडिया, मतलब गाइस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब इसमें हम मान लेंगे हमारी धरती हो मत हो, हम मान लेंगे कि हमारी धरती है, हमारी इनकम हो मत हो, हम मान लेंगे हमारी इनकम है, यहाँ पे अराइज हो अक्रू हो ना हो, हम मान लेंगे कि हो रही है। मैम ये क्या जबरदस्ती है, कुछ भी मान लोगे, आपका जो मन कर रहा है, ऐसा है गाइस, ऐसे है इनकम टैक्स एक्ट में, से है कि उनकी जो मर्जी होगी वो आपको मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है कि आप नहीं मानोगे। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस अपन पढ़ेंगे जिसमें हम मान लेंगे ये हमारी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, तो गाइस चलो देख लेते कि डीमिंग फिक्शन क्या है। मतलब गाइस अगर आपको इनकम रिसीव होती है इंडिया में तो हम मानते हैं वो इंडियन इनकम है, अगर अब वो इनकम यहाँ पे अक्रू अराइज होती है तब भी हम मानते हैं कि वो इंडियन इनकम है। बट गाइस ये दोनों ही केस में हम कभी कभी मान लेते हैं कि भले वो इंडिया में नहीं हो। ऐसे कुछ केसेस है गाइस जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग हम मान लेंगे कि इंडिया में रिसीव हुई है, ये इंडिया में अक्रू हुई है, ये इंडिया में अराइज हुई है। ठीक है गाइस, भले ही आपको लग रहा होगा कि मैम कुछ भी ना, मतलब ऐसे कुछ भी मान लोगे आप, तो गाइस यस कुछ भी मान लेंगे, एक्ट में लिखा है तो मानना पड़ेगा, लोग दे रहे टैक्स आपको भी देना पड़ेगा, कंसल्टेंसी। ठीक है, तो गाइस अपन मान लेंगे, मानने वाले हैं। तो गाइस ऐसे कुछ 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 अजीब सी बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको लेने के बाद आपको लगेगा मैम कैश रिसीव नहीं हुआ टैक्स क्यों दूं मैं, बट देना पड़ेगा। मैम पैसे रिसीव नहीं हुए टैक्स नहीं दूंगी मैं, ऐसे नहीं चलेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस चलो वो केस डिस्कस करते हैं जब आपको लग रहा है क्या कि आपके पास पैसे नहीं है, बट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं 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 तुमको रिसीव हुई इनकम, तुमको देना पड़ेगा टैक्स, तो फिर देना पड़ेगा। तो भाई कुछ ऐसे केसेस है जो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ लीजिए गाइस आप फॉरेन में काम करते हो, ठीक है, ये आपका एम्प्लॉयर है, आप इंडिया आ गए, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में, एग्जाम्पल गलत होगा काटते, तो गाइस जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझिए कि जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो अपना एम्प्लॉयर रहता है वो अपनी एम्प्लॉय की आखिरी के समय के लिए, जैसे कि गाइस अब आप 60 आप कमा नहीं पाओगे बट खर्चा तो होगा ना आपका, तो गाइस उसके लिए ना गवर्नमेंट बोलती कि कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको पीएफ फंड में, ग्रेचुटी फंड में, पेंशन फंड में। तो गाइस इन फंड में जब आपका एम्प्लॉयर डालते हैं पैसे तो गाइस उसके ऊपर ना टैक्स लगता है, और जो वो टैक्स लगता है वो कौन पे करेगा, ऑब्वियसली गाइस आपको बेनिफिट मिलने वाला है तो आप पे करोगे ना। तो गाइस इसमें आप पे कर रहे हो टैक्स, ठीक है, तो इसमें आपको इनकम रिसीव हुई क्या, ये फंड में जो पैसे आए हैं, फंड के पैसे क्या आपको रिसीव हो रहे हैं। मैम अभी नहीं हो रहे हैं, होंगे फ्यूचर में, उम्र हो जाएगी जब हमारी, अभी तो नहीं हो रहे कुछ। हाँ, तो गाइस जैसे कि अभी रिसीव नहीं हो रहा है आपको बट फिर भी गाइस आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये पहला डीमिंग फिक्शन है जिसमें आपको पैसे रिसीव नहीं हुए, फ्यूचर में रिसीव होने वाले हैं बट आज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड गाइस सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में भी यही होता है, इंटरेस्ट। जब गाइस आपके पैसे फंड में जा रहे हैं तो आप ये सोचोगे ना मैम हर साल 6% की दर से हमारे भारत में महंगाई बढ़ जाती है, तो कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो करना चाहिए कि हमारे पैसे जब आप फंड में रख रहे हो तो इंटरेस्ट दो। तो फिर गवर्नमेंट सोचे हाँ भाई बात तो सही है, इंटरेस्ट तो देना चाहिए। तो गाइज आपको इसमें जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा तो उसको आपका जो इंटरेस्ट है वो तो आपको रिसीव कब होगा मैम, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिट्रेंचमेंट, कभी भी रिसीव होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो हमको फील नहीं हो रहा है कोई भी इनकम। तो गाइस इसी को बोलते हैं डिमिंग फ्रिक्शन, आपको फील नहीं हो रही आपकी इनकम बट फिर भी यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट, और उसी का नाम है डिमिंग फ्रिक्शन। इस वजह से गाइस आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा आफ्टर फ्यू इयर्स। उसके बाद गाइस आता है अपना टीडीएस। टीडीएस का नाम तो सुना ही होगा, तो इस टीडीएस का मैं आपको कॉन्सेप्ट आज समझा रही हूँ ब्रीफ में, आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है, भूलना नहीं। चलो सुनो, देखो ये है टीडीएस, इसका मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टैक्स को आपको वहीं पे काट देना है जहां पे वो पैदा हो रहा है। कोई भी इनकम जब
अक्रू हो रही है, मतलब जहाँ पे वो जन्म ले रही है, वो बॉर्न हो रही है, वहीं पर उसका आपको टैक्स को कट करना है, डिडक्ट करना है और पे कर देना है। किसको पे करेंगे मैम? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पे करोगे। ठीक है मैम, कौन कट करेगा? जो इनकम पे कर रहा है, जो एक्सपेंस इनकर्ट कर रहा है, वो पेयर जो रहेगा उसका काम है डिडक्ट करना पेई की इनकम को। इनकम किसकी होगी? पेई की। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल से समझते ये लॉ था। आप हो बदमाश बच्चे, ठीक है, आप बदमाश बच्चों, आपने बोला मैम हम आपकी सिटी में शिफ्ट हुए हैं, तो अभी आप थोड़े दिन के लिए ना आप अपना घर हमको रेंट पे दे दो। मैंने सोचा बच्चे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, चलो दे देती हूँ रेंट पे। मैंने आपको रेंट पे दे दिया। मैंने बोला कि ठीक है 7,000 रुपीज़ पर मंथ लगेगा, आप रह सकते हो करके। ठीक है, और आप ऐसे इतने शाणे हो, ऐसे ही ऐसे वैसे नहीं हो ना, आप अच्छी खासी इनकम हो रही है। ठीक है, कहीं से भी होती है आपकी इनकम, शेयर मार्केट वगैरह से, बट आप अच्छा खासा कमा लेते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, तो फिर आप क्या किया, मैं आप क्या करते थे, मुझे 7,000 ला के दे देते थे हर महीने और मैं रख लेती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये रेंटल इनकम हो रही थी मुझे। ठीक है, रेंटल इनकम हो रही थी और आप मुझे पे कर रहे थे रेंट। अब ऐसे वाले मेरे पास बहुत सारे घर थे, बट मुझे टैक्स पे करने का मन नहीं होता था। मैं क्यों पे करूँ टैक्स? कौन सा गवर्नमेंट मेरे को ढूंढ ही लेगी? मैं तो इतने छोटे से घर में रहती हूँ, कौन मेरे को ढूंढेगा? मैं नहीं कर रही टैक्स पे। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसे में तो सब लोग ऐसे ही सोचेंगे और कोई टैक्स ही नहीं पे करेगा। गवर्नमेंट बोली मैं तो गरीब हो जाऊंगी ऐसे में। तो वो बोली आपको आके, सुनो क्यूट से छोटे से बच्चे, शैतान से मुंह वाले, तुम ऐसा करो, जब भी तुम अपनी मैम को 7,000 रुपीज़ पे करते हो, उसमें से आज से तुम काटोगे TDS। आप बोलोगे हम क्यों काटे, हमारा क्या फ़ायदा? बोले नहीं, काटना तो तुमको पड़ेगा, अदरवाइज तुमको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आप जब PL अकाउंट बनाते हो शैतान बच्चे, तो आप बताओगे ना एक्सपेंसेस की तरफ में रेंट पेड 7,000 रुपीज़, और इस वजह से आपकी जितनी भी सेल्स हुए रहेगी 10,000 हुई मान लो, तो 7,000 रेंट पे किए तो प्रॉफिट आपका 3,000 आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे आप सोच के रखो कि ऐसा ऐसा होगा करके, बट रियलिटी में क्या हो जाएगा अगर आप TDS नहीं काटोगे? तो क्या करेंगे, आपका PL अकाउंट कुछ ऐसे दिखेगा। सेल्स तो रहेगी 10,000 की जो थी, एक्सपेंसेस जिसमें आप TDS नहीं काटे जो कि है रेंट, ये हो जाएगा 0। अब आपका प्रॉफिट कितना शो होगा? 10,000। पहले आप टैक्स कितने में पे कर रहे थे? 3,000। अब टैक्स कितने में पे करोगे? 10,000। इतना भारी नुकसान एक बनिया तो नहीं कर सकता, एक दिमाग वाला इंसान नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, वो काट देगा आपका TDS। जैसे ही TDS काटेगा, गवर्नमेंट को मिल जाएगी उनकी टैक्स जो कि मैं चोरी कर रही थी, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, ये लड़की जो है इसके पास काफ़ी सारे घर है ना, और ये सारे का रेंट का टैक्स नहीं पे कर रही, तो अब मेरे को पे करना पड़ेगा। अब मेरी इनकम सबको पता चल जाएगी। तो गाइस TDS का ये कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। अब अगली बार से TDS बोलूँगी, एक बार में समझना है आपको, ठीक है? तो चलो गाइस, TDS में अब यहाँ पर TDS का क्या मतलब है मैम? यहाँ पे ये है गाइस कि ये वाले एग्जाम्पल में जो आपने TDS नहीं काटा, तो आपकी इनकम, आपने जेन्युइनली रेंट पे किया है, ठीक है, पर आपकी इनकम कितनी शो हो रही है? 10,000 शो हो रही है। क्या आप बता सकते हो आपकी 10,000 इनकम है क्या? आफ्टर माइनस एक्सपेंस करने के बाद तो आपकी इनकम 3,000 ही हो रही ना। नेट नेट आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3,000 ही हो रहा है ना, बट फिर भी सिर्फ 7,000 रुपीज़ का जो बर्डन है वो आपके ऊपर गिर गया, और आपको मान लिया जा रहा है ना 10,000 की इनकम है। क्या मान रहे ना, असली में थोड़ी ना, मान लिए ना कि 10,000 की इनकम है, तो आपको 10,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा उस केस में, अगर आप TDS डिडक्ट नहीं करोगे तो। ठीक है गाइस, तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन और डीम्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। डीम्ड प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए गाइस आपका मस्त सी कंपनी, बड़ी सी, बहुत सारी AC लगी यहाँ पर, बहुत सारी AC, ठीक है। आपने एक बार सोचा कि चलो सारी मेंटेनेंस करवाते हैं ऑफिस की, तो आपने क्या किया, AC रिपेयर वाले को बुलाया।
उसको बोला कि पूरे हमारे ऑफिस की सारी एसी को ठीक कर दे। वो बोला कि ठीक है 5000 रुपीज दूंगा करके। आपने बोला हाँ ठीक है कर दे। अब जैसे ही वो पूरा ठीक कर दिया, एसी वेसी परफेक्ट कर दिया, वो बोला लाओ पैसे दे दो। आप उसको 2000 पकड़ाए और बोले कि अभी इतना रख, अगले महीने ले लेना बाकी का। आपका मन नहीं था देने का, बट आप उसको ऐसे ही बोल दिया हाँ ले लेना करके। फिर क्या हुआ, अगले महीने फिर आया वो। फिर आप उसको बोले अभी अभी नहीं है मेरे पास पैसे, चल जा बाद में आना। मैं कौन सा भाग रहा हूँ यहाँ से, तेरे को तो पता ही है यहीं पे रहेगी मेरी फैक्ट्री, मेरा बिजनेस, सब कुछ, बाद में आ जाना। ऐसे से करके आप हमेशा उसके साथ ऐसे ही टाला टूली कर रहे थे। उसके बाद गाइस उसको आया गुस्सा, वो कोर्ट पे केस कर दिया आपके खिलाफ। तो फिर उसमें आपने सोचा कि यार कोर्ट में केस हो गया। अब उसके बाद आपके पास एक डील आई अच्छी खासी कि आपका बिल था 5000 का, जिसमें आप 2000 ऑलरेडी पे कर चुके थे। मतलब आपको 3000 रुपीज का आपकी लाइबिलिटी खड़ी थी, आपको 3000 रुपीज का और पेमेंट करना था। अब आपको वो बोला कि चलो बॉस आप ऐसा करो कि 2000 पे करो और बात खत्म करो, ठीक है। तो आप सोचे वाह यार 2000 में दे देता हूँ, मेरे तो अच्छा खासा 1000 रुपये सेव हो रहा है, इससे अच्छी डील कहाँ मिलेगी, मान जाता हूँ। तो आपने उसको पे कर दिया 2000। अब इस केस में गाइस आपको पे कितना करना था, 3000। आपने पे कितना किया, 2000। फायदे कितने का हुआ, 100 रुपए। 100 रुपए आपको क्या, सॉरी 1000 रुपीज, जो 1000 है वो क्या है, डिस्काउंट है। क्या ये आप देख रहे थे कि जो 1000 की इनकम हुई हमारी, वो अपनी हो जाएगी डीम्ड प्रॉफिट। मतलब गाइस जो आप पैसे पे नहीं किए हो, तो वो एक तरीके से आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो वो डिस्काउंट को अपन प्रॉफिट मान लेंगे। मतलब अगर आपको 1000 रुपीज नहीं पे करना पड़ा, तो हम गवर्नमेंट मान लेगी कि वो आपका प्रॉफिट हुआ है, आपको उस डील में फायदा हुआ है, और उस ये हिसाब से आपको पूरा मान लिया जाएगा कि आप 5000 पे किए हो, और आपको 5000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ना कि 4000 पे। मैम ये क्या ना इंसाफी है गाइस। इसमें ये है कि आपने टैक्स पे नहीं, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या है। मतलब आपने अगर सामने वाले को कम डील की, सामने वाले कम में मान गए, तो उसमें गवर्नमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। इस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं। उसके बाद गाइस लास्ट टॉपिक है अपना, मतलब लास्ट इसमें पॉइंट है कि अनडिस्क्लोज सोर्स। मतलब गाइस समझ लीजिए कि आपका दुबई में एक बंगलो पता चल गया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोली दुबई वाला बंगलो का पैसा कहाँ से आया, दुबई वाले बंगलो का पैसा कहाँ से आया। कौन सा बंगलो, मेरा बंगलो नहीं है वो, बट तुम तो उसका के बेनिफिशियल ओनर हो। तो फिर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आप वहां के बेनिफिशियल ओनर हो, मतलब वो आपका बंगलो है, और आप अपने बंगलो के पैसे का सोर्स नहीं बता पा रहे हो, आप कहाँ से वो पैसे लाए आप नहीं बता पा रहे हो। तो उस केस में गाइस मान लिया जाएगा कि वो सब आपकी इनकम है, और फिर उसके हिसाब से उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप सोर्स नहीं बता पाते हो कि कहाँ से आपने वो पैसे लाए, समझ लीजिए गाइस घर में चोरी हुई और आपकी जेब से पैसे निकले, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया, नहीं तो फिर मान लिया जाएगा कि आपने चोरी की है। वैसे ही आपको बताना पड़ेगा कि बेंगलोर नहीं, दुबई वाला जो आपका बंगलो है वो कहाँ से आया। अगर आप नहीं बता सकते तो हम मान लेंगे कि आपकी इनकम है वो, और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो अनडिस्क्लोज इनकम मान ली जाएगी आपकी। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे जबरदस्ती मान लिया जाता है कि आपकी इनकम है, जब आपकी इनकम असली में होती भी नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ऐसा मानेंगे कि वो अक्रू और अराइज हो रही है। मतलब अब अपन मान लेंगे कि अक्रू हुई है और ये अराइज हुई है, जबकि असली में हुआ ही नहीं है ऐसा, बट मान लेंगे कि यहीं पे अक्रू हुई, यहीं पे अराइज हुई है, इंडिया में अक्रू हुई, इंडिया में अराइज हुई है। ठीक है, तो मानना शुरू करते हैं। सबसे पहला केस, अगर गाइस आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मतलब आपका कोई भी बिजनेस है जिससे आप पैसा अर्न करते हो, या फिर ऐसा कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी कुछ भी है, ठीक है, जिसका कनेक्शन है इंडिया से। मैम कैसा कनेक्शन, वो वाला कनेक्शन नहीं, सोर्स का कनेक्शन। मतलब बिजनेस जो है इंडिया में, भले ही वो एनआर का हो, एनआर भले ही यहाँ कभी ना आता हो, बट बिजनेस उसके नाम पे है, और इंडिया की बिजनेस से अराइज हो रही है सारी इनकम। भले भले ही वो जो अराइज हो रही है इंडिया में इनकम, वो हमारी एनआर की हो, हमारी ना हो, बट इंडिया की जमीन को तुम यूज कर रहे हो, उस हिसाब से हम मान लेंगे कि ये इनकम इंडिया में अराइज हुई है, और डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो गाइस इसमें सोर्स क्या हुआ, इंडिया की जमीन,
जहाँ से पैसे अर्न हो रहे थे, जहाँ पे पैसे ग्रो हो रहे थे, भले वो काटने वाला एनआर हो, बट ग्रो इंडिया में हो रहा है ना, तो हम मान लेंगे कि इंडिया की इनकम है। वैसे ही ट्रांसफर, अगर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते हो इंडिया में, तो हम मान लेंगे कि वो इंडिया में अक्रू और अराइज हुआ है। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का पैसा आपने कुछ भी ट्रांसफर किया इंडिया में, या कोई भी बिजनेस से ट्रांसफर हुआ पैसा यहाँ पर, तो उस केस में अपन मान लेंगे कि इंडियन की इनकम है ये। ठीक है। देन नेक्स्ट, सैलरी अर्न फॉर द सर्विस रेंडर इन इंडिया। अगर गाइज आप कोई भी ऐसी सर्विस रेंडर करते हो, मतलब कोई भी सैलरी ऐसी अर्न कर रहे हो जिसकी सर्विसेज आपने इंडिया में रेंडर की है, समझ लीजिए कि आप एनआर हो, आपकी कंपनी भी एनआर है, बट उसने एक प्रोडक्ट सेल किया है इंडिया में, और उसकी अपने फ्रिज सेल किया है। ठीक है। ये फ्रिज है, और इस फ्रिज को आप, हमारी फ्रिज खराब हो गई इंडिया में, अब आपको कॉल करके हम बोले हेलो कंपनी से बोल रहे हैं, हाँ हाँ आपने जो फ्रिज भेजी थी वो खराब हो गई, प्लीज आप ठीक कराने के लिए किसी को भेज दो। कंपनी ने ठीक कराने के लिए एक्सपर्ट को भेजा, तो फिर वो एक्सपर्ट आता है इंडिया। ठीक है। इंडिया आया, उसने अपनी सर्विसेज रेंडर की, उसके बाद गाइज वो अपनी सैलरी लेगा, ठीक है, अपना पेमेंट लेगा और चले जाएगा। तो गाइज यहाँ पर पैसे उसने कहाँ पे अर्न किए? इंडिया में। इंडिया में सर्विसेज दी, उसके पैसे उसने अर्न किए इंडिया में, तो उस केस में गाइज उसकी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। अगर गाइज वो इंसान यहाँ जॉब कर रहा है एज अ टेक्नीशियन, और जब भी इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो तुरंत हाजिर हो जाता है इंडिया के पूरी कोने कोने में, और उसके बाद वहाँ पे सर्विसेज देता रहता है। तो गाइज इसको सैलरी तो मिलेगी ना, और इसको जो भी सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल होगी इंडिया में। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना सैलरी अर्न फॉर अ सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड, मतलब आपने सर्विसेज अपनी कहाँ पर दी? आउटसाइड पे दी है। ठीक है। बट आपको पेमेंट कौन दे रहा है सैलरी का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो गाइस जब गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है और आप बाहर काम कर रहे हो, तो मतलब आप एम्बेसीज में काम कर रहे होंगे, या फिर अपन वो भेजते हैं अपना रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपन भेजते हैं कुछ लोगों को बाहर। तो गाइस गवर्नमेंट ऐसा करते रहती है। तो गवर्नमेंट अगर उस इंसान को सैलरी पे कर रही है तो डेफिनेटली उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, याद रखना। क्या क्या 3 चीज़ पढ़े अभी तक अपन? एक तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी या बिजनेस है, उसका कोई भी कनेक्शन है, या तो सोर्स है या तो ट्रांसफ़र है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होता है। दूसरा अपन क्या पढ़े? कोई भी सैलरी की सर्विसेज अगर कोई दे रहा है आपको इंडिया से, तो इंडिया का कनेक्शन हो गया ना उससे, मतलब अब उसकी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। और तीसरा ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को सैलरी अगर दे रही है तो उस केस में वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। 4th पॉइंट देखते गाइस अपन। 4 पॉइंट है कि अपना जो भी डिविडेंड अपन पे करते हैं, ठीक है, इंडियन कंपनी अगर कोई भी डिविडेंड पे करती है तो उस केस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडियन इनकम पे कर रही है ना, इंडियन इनकम पे कर रही है, आई एम सो सॉरी, इंडियन कंपनी अगर कोई भी डिविडेंड पे कर रही है तो उस केस में डिविडेंड जो रहेगा उसको अपन मान लेंगे कि वो इंडिया की इनकम है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और उस वजह से गाइस उसको अपन इंडियन इनकम मान लेंगे। उसके बाद कोई भी गिफ्ट, कोई भी ऐसा गिफ्ट है जो कि आपको आर दे रहा है, मतलब रेसिडेंट दे रहा है, रेसिडेंट अपनी वो दूर के रिश्तेदार को कोई गिफ्ट कर रहा है, कुछ भी गिफ्ट कर रहा है, उस केस में हम लोग मान लेंगे कि वो रेसिडेंट की इनकम है। क्यों गिफ्ट कर रहा है? क्या ज़रूरत है? मत करो ना, नहीं कर सकता आप गिफ्ट ऐसे किसी को भी। तो उस केस में गाइस रेसिडेंट जो रहेगा उसके हाथ में गिफ्ट जो रहेगा वो टैक्सेबल होगा, उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। मैम क्या ज़बरदस्ती कर रहे हो? मतलब गिफ्ट भी नहीं दे सकते अब हम लोग? दे सकते हो गाइस, अपने रिलेटिव को दो ना, एग्जाम्प्ट रहता है वो। दूर के रिश्तेदार को देने की क्या ज़रूरत पड़ गई इतना? पता है सब टैक्स बचा रहे हो तुम, गवर्नमेंट को पता है, इसलिए वो ऐसी ही प्रोविजंस लाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, कोई भी गाइस इंटरेस्ट, रॉयल्टी और ऐसी कोई भी पेमेंट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, जिसका कनेक्शन है बिजनेस से, जो कि इंडिया में है, इंडिया के बिजनेस से कनेक्शन है तुम्हारे इंटरेस्ट का, तुम लोन ले रहे हो इंडिया के बिजनेस के लिए, पैसा कहाँ से ले रहे हो? फॉरेन से ले रहे हो, इंडिया से पैसे नहीं लेते बन रहा, तुम लिए फॉरेन से पैसा हो और उससे कर रहे हो इंडिया में बिजनेस, तो टैक्स पे करना पड़ेगा। रॉयल्टी खोद रहे हो, यहाँ पर कुछ भी काम कर रहे हो, यहाँ पे रॉयल्टी तुम पे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा।
कोई भी टेक्निकल सर्विसेज आपको रिसीव हो रही है इंडिया में, अक्रू इंडिया में हो रही है, अराइज इंडिया में हो रही है, ऐसी मान ली जाएगी और आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट बिजनेस पर्पस होना चाहिए, पर्सनल पर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि कैसे डीमिंग फ्रिक्शन से हम लोग ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि इंडिया की इनकम है। तो गाइज स्कोप ऑफ इनकम यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप गाइज आपको एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ चारों चीज़, रिसीव इन इंडिया, अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया एंड डीम टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। ये 4 टॉपिक गाइज आपने अभी पढ़ा है अभी, और इसके ऊपर ही पूरी रिवॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चंस की कौन सी इनकम यहाँ पे होगी टैक्सेबल, कौन सी नहीं होगी। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत 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 ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस का, जिसका नाम है टैक्स इंसिडेंट। तो गाइज टैक्स कब इंसिडेंट होता है, मतलब किस टाइम पे किस इंसान को टैक्स लगेगा, ये हम देखने वाले हैं गाइज। तो 3 टाइप के अपने स्टेटस होते हैं, ठीक है। पहला स्टेटस क्या होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा स्टेटस क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तीसरा स्टेटस क्या होता है, नॉन रेसिडेंट। तो गाइस एक बात हमेशा याद रखना, जो बेचारा ओवर है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये है बेचारा, इसकी 99% इनकम में टैक्स लगेगा, लिख के रख लो। और एनआर जो कि बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर सकता है क्योंकि इसकी 70% इनकम में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ओआर जो रहता है गाइस, एनओआर मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसकी 50-50 रहता है, किसी में लगता है किसी में नहीं लगता है। तो हमेशा याद रखना कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन एनओआर की ही होती है। मतलब बच्चे घूम जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार, एनओआर के में ही ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है, बाकी एनआर और ओआर में तो फिर भी अपन मैनेजेबल होता है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे, एकदम ज़्यादा ध्यान से सुनना कि एनओआर के केस में, बाकी केस में भी अच्छे से सुनना, बट फिर भी से एनओआर बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना, इंस्टीट्यूट इसमें घुमा सकती है और आप घूम सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो भाई, सबसे पहली इनकम हम लोग मान रहे हैं कि इनकम अगर रिसीव हो रही है इंडिया में, या फिर हम मान रहे कि रिसीव हो रही है इंडिया में, तो हमने क्या पढ़ा था गाइस, बिना देखे अपन एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि मैम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है या रिसीव हो सकती है, तो उन दोनों केस में बेचारा ओआर उसके हाथ में टैक्सेबल होगी इनकम, क्योंकि इनकम रिसीव हो रही है हाथ में। जो अपना एनओआर है उसके हाथ में भी टैक्सेबल होगी, ठीक है। और जो एनआर है उसके केस में भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि अपन पढ़े हैं कि कभी भी रिसीव होती है या डीम टू भी रिसीव होती है तो वो इंडियन इनकम होती है, और इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल टू एवरीवन, ठीक है। उसके बाद अगर इनकम अक्रू या अराइज हो रही है, मतलब इनकम यहीं पे ड्यू हो रही है, यहीं पे पैदा हो रही है, यहीं पे ग्रो हो रही है, तो गाइस तीनों केस में हमेशा टैक्सेबल होगी है। तो आप एकदम ध्यान से याद कर लो कि अगर कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है, डीम टू रिसीव हो रही है, अक्रू हो रही है, डीम टू भी अक्रू, अराइज हो रही है, तो ये चारों केसेस में तीनों में हमेशा टैक्सेबल रहेगा, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। ट्विस्ट तो नीचे आएगा अभी, देखो, इनकम रिसीव्ड और अराइज फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब इस अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जब इनकम रिसीव नहीं हो रही है, अक्रू भी नहीं हो रही है, बट फिर भी बिजनेस तो इंडिया का है। समझ लो गाइस, आपका एक बिजनेस है मुंबई में, ठीक है, बट अक्रू और अराइज नहीं हो रही है वहां पर इनकम, आपको रिसीव भी नहीं हो रही इनकम, बट अगर बिजनेस मुंबई का है तो आपके हाथ में एज अ रेसिडेंट टैक्सेबल हो गई, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्सेबल होगा, बट एनआर को छूट दे दिए हैं, एनआर नहीं पे करेगा तो भी चलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, जब अपनी इनकम जो है रिसीव हो रही है और अराइज हो रही है, और वो बिजनेस प्रोफेशन भी इंडिया का नहीं है, मतलब दुबई की कोई बिजनेस में रिसीव हो रही है इनकम, और हमारा बिजनेस भी नहीं है, हमारा पोयम भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, तो उस केस में गाइस आप तो हमारे हो, आप हमारे सिटीजन हो, आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप ओवर अगर हो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, बट नॉट ऑर्डिनरी और एनआर बच जाएंगे, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं यहाँ पे टैक्स पे करने की, ठीक है। अगर बिजनेस इंडिया का होगा तो एनओआर फंस जाएगा, बट अगर बिजनेस इंडिया का नहीं है तो एनओआर बच जाएगा, ठीक है। देन इनकम रेमिटेड इन इंडिया, अगर कोई भी इनकम रेमिट होती है, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गरम गरम रोटी ठंडी होके वापस आ रही है, मतलब मिस्टर एक्स जो थे वो अपना अर्न करते थे सैलरी इनकम, ठीक है, सैलरी इनकम अर्न करके अपने पेरेंट्स को इंडिया में
भेज रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं, तो उस केस में मिस्टर एक्स जो है वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, मान रहे अपन फॉरेन कंट्रीज में, और वो यहाँ पर रेमिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को फॉर देयर एक्सपेंसेस। तो उस केस में गाइस दिमाग है, गवर्नमेंट के पास दिल भी है, दिमाग भी है, तो गाइस चिंता मत करो, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इस इनकम में, बिकॉज ये रेमिशन का केस है और हम मान रहे हैं कि आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, तो डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो गाइस एक क्विक रिविजन कर लेते हैं अपन क्या डिस्कस किए। सेक्शन 5 हमको बताता है कि रेसिडेंट अगर आप हो, अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो और अगर आप एनआर हो, तो कब कब आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। पहला केस रिसीव हो रहा है, डीम टू रिसीव हो रहा है, तीनों में टैक्सेबल। अक्रू हो रहा है, अराइज हो रहा है, तीनों में टैक्सेबल। बिजनेस इंडिया का है तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों में होगा, बट एनआर में नहीं होगा। बिजनेस इंडिया का नहीं है तो नॉट ऑर्डिनरी का भी नहीं होगा, एनआर का भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओआर का होगा। रेमिशन हो रहा है, तीनों का नहीं होगा। आई होप गाइज आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी इन नॉलेज में थोड़ा इंक्रीमेंट आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।